हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कोलिजन स्टार्ट करा था। क्या होता है कोलिजन? जब भी कोई दो बॉडीज आपस में क्या करती है, कोलाइड करती है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि भाई एक बॉडी जो मोशन कर रही है उसका दूसरी बॉडी की वजह से पाथ क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, कोलिजन हो गया। कोलिजन कितने टाइप के होते हैं जनरली? एक तो इलास्टिक, एक क्या होता है इन इलास्टिक, और एक क्या होता है सुपर इलास्टिक। इलास्टिक में हमने क्या देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होता है, 0। इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, और सुपर इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो लास्ट लेक्चर तक हम क्या पढ़ चुके थे कि भाई इलास्टिक कोलिजन क्या था। इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन किसके अंदर, वन डायमेंशन के अंदर। और इसके बाद क्या रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। तो पहले हम एक बार क्या पढ़ रहे हैं इस क्लास में, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस, ठीक है। और एक चीज हमने पढ़ी थी कि भाई दो चीजें हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। नंबर 1 क्या होता है कि भाई जो मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट रहता है बिफोर और आफ्टर कोलिजन, और ऐसे ही जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या रहती है, कांस्टेंट। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या लॉस होता है, किसके अंदर, इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोमेंटम की इक्वेशन की। मोमेंटम की इक्वेशन क्या होती है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल होगा किसके, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम, अब मैंने माना कि दो मेरे पास बॉडीज है, m1 मास की और m2 मास की। बिफोर कोलिजन m1 मास की बॉडी u1 वेलोसिटी से क्या कर रही थी, मोशन कर रही थी टूवर्ड्स m2 मास की बॉडी की तरफ, जो कि किस पे थी, रेस्ट पे थी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास मल्टीप्लाई बाय इसकी वेलोसिटी, तो m1 u1 प्लस दूसरी बॉडी का मास m2 उसकी वेलोसिटी, लेकिन वो किस पे है, रेस्ट पे, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो ये तो क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम या फिर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब बात करते हैं आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि दो बॉडी जब कोलाइड करिए तो कोलिजन के बाद में क्या हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी। स्टिक होने का मतलब क्या है कि दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। जैसे अपन ने बात करें कि बुलेट अगर किसी में वुड के अंदर फायर करता हूं तो बुलेट वुड में रह जाती है और दोनों का साथ में मोशन होता है। तो ये जो एग्जांपल हो गया इसका, तो दोनों बॉडी का मास क्या हो गया, कंबाइन, क्योंकि दोनों बॉडीज क्या हो गई, स्टिक, और सेम वेलोसिटी से चल रही है। वो वेलोसिटी कितनी अपन ने एज्यूम करी, v। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन क्या निकल जाती है, m1 u1 इक्वल टू m1 प्लस m2 v, और यहाँ से v क्या निकल जाता है, m1 बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1। और ये क्या निकल गई मेरी फाइनल वेलोसिटी, जो कि दोनों की कॉमन थी। तो यही तो निकालना होता है। अपन कोलिजन में निकालते हैं क्या है, याद करो। एक तो अपन को क्या निकालना होता है कि भाई फाइनल वेलोसिटीज क्या है, अगर इंडिविजुअल है तो, और या फिर यहाँ सिंगल ही है तो सिंगल अपन ने निकाल दी। सेकंड क्या होता है कि भाई अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो अपन को निकालनी है। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस लास्ट लेक्चर में जो अपन ने डेरिवेशन पढ़ी थी कौन सी, इलास्टिक कोलिजन, उसमें तो नहीं निकाला था। क्यों नहीं निकाला था, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस अपन को निकालना है। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। फिर से काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम। मतलब इनिशियली बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज्यादा, और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो वो लॉस अपन कैसे निकालेंगे, तो लॉस या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल के। डेल के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस किसका, काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बॉडी की, ये सेकंड बॉडी तो रेस्ट पे, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओनली किसकी होगी, फर्स्ट बॉडी की। फर्स्ट बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ mv²। तो फर्स्ट बॉडी है तो मास कितना है, 1, तो m1, और इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी है फर्स्ट बॉडी की, u1, तो u1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गई मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब बिफोर कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी थी। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, ये ज्यादा है और फाइनल वाली क्या हो जाएगी, कम, और कम हो जाएगी तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस, क्योंकि मैं निकाल क्या रहा हूँ, लॉस निकाल रहा हूँ। तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, अब आफ्टर कोलिजन पहले दो बॉडी इंडिविजुअल चल रही थी, अब इन इलास्टिक कोलिजन है तो दोनों क्या हो गए, स्टिक। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला होता क्या है, हाफ mv²। हाफ की जगह पे हाफ, m क्या है, मास, लेकिन यहाँ पे मास दोनों का क्या है, कंबाइन। तो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v का स्क्वायर। v क्या है, उनकी वेलोसिटी, और उनकी वेलोसिटी अपन ने कितनी एज्यूम करी, v। तो यहाँ पे किसका स्क्वायर हो जाएगा, v का स्क्वायर,
ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, डेल के इक्वल टू हाफ m1u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2। अब ये क्या है, v स्क्वायर, लेकिन v क्या है, फाइनल वेलोसिटी जो कि क्या है, अननोन है, लेकिन अपन क्या उसको निकाल चुके हैं। तो क्या अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल रहा हूँ और इसको मैंने डाला इक्वेशन नंबर 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू किस में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। क्यों, क्योंकि अब अपन को v की वैल्यू पता है, तो v स्क्वायर, तो v की वैल्यू है कितनी, v की वैल्यू ये पूरी है, तो क्या आ जाएगा, m डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय u1, इसका क्या, ये किसकी वैल्यू है, v की, लेकिन यहाँ पे क्या है, v का स्क्वायर, तो अपन इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, डेल के इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2। अब यहाँ पे इंडिविजुअल कर रहे हैं, ये क्या है m1, तो m1 का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और u1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, m1 m2 और नीचे क्या है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर, तो एक पावर क्या हो गई, कट। तो फाइनली अपना बचता कितना है, डेल के इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 u1 का स्क्वायर। अब दोनों के अंदर देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, हाफ दोनों में कॉमन है, m1 दोनों में कॉमन है, इसमें m स्क्वायर आ रहा है, इसमें m1 आ रहा है, और u1 का स्क्वायर दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये मैं कॉमन है जो इसको बाहर निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, डेल के इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म तो कॉमन आ गई, तो बचा कितना, 1 माइनस हाफ कॉमन आ गया, स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा, m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, u1 स्क्वायर कॉमन आ गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डेल के इक्वल टू हाफ m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 क्या करा मैंने, कॉमन लिया, तो कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अगर ये एलसीएम लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, और ये माइनस का कितना है, m1, प्लस का m1 माइनस का m1 दोनों क्या हो गए, कट। फाइनल अपने पास बचता है कितना है, डेल के इक्वल टू हाफ m1 और ये इधर कितना बचा, m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना है, u1 का स्क्वायर। और ये फाइनली अपनी क्या आ गई, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मतलब आगे साइन नेगेटिव नहीं आ रहा, मतलब वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब अपन ने जो इनिशियली एज्यूम करा था वो क्या था, सही। इनिशियली अपन ने एज्यूम क्या करा था कि भाई काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या है, ज़्यादा, और आफ्टर कोलिजन क्या है, कम। तो वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, मतलब अपन बिल्कुल सही है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ज़्यादा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कम, तभी लॉस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो दो ही चीज़ होती है, देखो, एक तो क्या होता है, फाइनल वेलोसिटीज अपन को निकालनी होती है। डेरिवेशन का कंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो फाइनल वेलोसिटी अपन निकाल चुके, और एक काइनेटिक एनर्जी का लॉस वो भी अपन निकाल चुके। अब बात ये आती है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस हुआ तो गई कहाँ, तो ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी बात करी कि जो एनर्जी होती है उसका एक फॉर्म अब खत्म तो हो नहीं सकती, तो क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कौन कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, अब अपन को पता है, जैसे कोई दो व्हीकल आपस में इतनी तेज कोलाइड हुए कि क्या हो गए, वो स्टिक हो गए। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, हीट डेवलप हो जाती है, और बहुत ज़्यादा क्या होता है, दो व्हीकल जब कोलाइड होते हैं तो साउंड होता है। मतलब जनरली जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो जाती है किस में, हीट एनर्जी में और साउंड एनर्जी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन का मतलब क्या है कि जैसे अपन कैसे बोल सकते हैं कि एक m मास की बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1, ठीक है, वो चल रही है क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके पास वेलोसिटी है, और उसने क्या करा, कोलाइड करा एक m मास की बॉडी को जो कि किस पे थी, रेस्ट पे थी। अब ये तो कब बात है, बिफोर कोलिजन की, कि भाई ये बॉडी रेस्ट पे, ये मोशन में, तो इसने इसको कोलाइड करा। ये तो अभी अपन ने पहले भी तो बात कर चुके हैं दो डेरिवेशन में। इसमें नया क्या है कि अब आफ्टर कोलिजन ये जो बॉडीज है ये सेम स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर मोशन ना करके क्या हो जाएगी, इनके पाथ क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मतलब आफ्टर कोलिजन ये जो दोनों बॉडीज है, ये दोनों बॉडीज क्या है, अपन एज्यूम करें कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। अब डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है तो अपन ने बोला कि भाई m1 और m2 दो बॉडीज है, तो आफ्टर कोलिजन अपन ने मान लिया कि m1 बॉडी तो कहाँ चली गई, इधर चली गई, ये m1 बॉडी इधर चली गई, और m2 बॉडी कहाँ चली गई, इधर।
अब दोनों बॉडी चली गई तो अपन को क्या कुछ मेजरमेंट तो चाहिए। अब मेजरमेंट में जनरली क्या आता है कि भाई अब ये इधर जा रही है तो कोई ना कोई एंगल अपन को पता होना चाहिए इसकी जाने का। अब एंगल अपन जनरली किसे मेजर करते हैं, रेफरेंस से, और 2 डायमेंशनल के अंदर रेफरेंस क्या होता है, एक्सिस, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसलिए पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बना रहा हूँ, ये क्या है एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस। तो अपन ने बोला कि भाई ये कब की बात है, ये बात है बिफोर कोलिजन की, बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन नहीं हुआ था ये बॉडी चल रही थी इसकी तरफ, ये बॉडी किस पे थी, रेस्ट पे, और ये चल रही थी कितनी u1 वेलोसिटी से। ये इससे कोलाइड हुई। आफ्टर कोलिजन m1 मास की बॉडी इधर चली गई x एक्सिस से θ1 एंगल बनाते हुए, और ऐसे ही m2 मास की बॉडी इधर चली गई x एक्सिस से θ2 एंगल बनाते हुए। तो अपन को क्या पता चल गया कि भाई m1 मास की बॉडी जिस एंगल पे गई वो कितना है θ1, और m2 मास की बॉडी जिस एंगल पे गई वो कितना है θ2, किससे, x एक्सिस से। इसलिए अपन ने क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट। अब ऑब्वियसली बात है दोनों बॉडीज कहीं ना कहीं जा रही है तो इनके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। तो अपन ने एज्यूम कर लिया कि भाई इसकी जो वेलोसिटी है इधर की तरफ वो वेलोसिटी कितनी है v1, और इसकी जो वेलोसिटी है वो अपन ने एज्यूम कर ली कितनी है v2। अब वेलोसिटीज का भी क्या हो गया, एंगल हो गया, क्योंकि पहले वेलोसिटीज किधर थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन के अंदर। अब वेलोसिटी भी क्या है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब ये एंगल भी कितना हो गया, θ1 इसका, और ऐसे ये एंगल इसका कितना हो गया, θ2। अब दोनों के डिफरेंट एंगल हो गए, लेकिन अब अपन जनरल जो कैलकुलेशन करेंगे तो वो किस में करेंगे, ओनली एक्स और वाई एक्सिस के अंदर। अब एक्स और वाई एक्सिस के अंदर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे को भाई इसके कंपोनेंट भी चाहिएंगे, तो अब कंपोनेंट में निकाल रहा हूँ। अब कंपोनेंट किसके निकालोगे, तो भाई मोमेंटम के निकालो। क्यों मोमेंटम के निकालेंगे, क्योंकि अभी तक अपन ने जो 2 डेरिवेशन करी और अभी जो अपन डेरिवेशन कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही मैंने बोल दिया कि भाई अपने कौन कौन सी इक्वेशन काम में आ सकती है। जब आपका ये इलास्टिक कोलिजन होता है उस केस में तो अपन क्या बोलते हैं कि मोमेंटम तो सब में ही कांस्टेंट रहता है, तो एक तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो एक तो मोमेंटम की इक्वेशन अपन को काम में लेनी है, और दूसरी अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट, ओनली कौन से केस में होती है, इलास्टिक कोलिजन के केस में, तो अपन काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को भी काम में लेते हैं। अब यहाँ पे अपन कौन सा कोलिजन पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन, तो इसमें मोमेंटम भी कंजर्व है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है, तो अपन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो अब दोनों इक्वेशन को काम में लेना है, तो इनिशियली बात किसकी हो रही थी, हॉरिजॉन्टल मोशन की, और अब चीजें किस पे जा रही है, एंगल पे जा रही है। तो अभी भी अपन क्या करेंगे, अब एंगल पे तो अपन कंपोनेंट करते हैं, अपन को पता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से निकालते हैं, क्योंकि एंगल तो कुछ भी हो सकता है, और एंगल जब कुछ भी होता है तो अपन क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब मेरे को यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने हैं। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें किसके, वेलोसिटी के करें या मोमेंटम के, तो लेकिन आप बात करोगे किसकी, आप बात करोगे किसकी, मोमेंटम की, कि भाई इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। तो इसलिए अपन जो कंपोनेंट्स कर रहे हैं वो किसके कर रहे हैं, मोमेंटम के कर रहे हैं। अब चाहे तुम मोमेंटम के करो चाहे तुम वेलोसिटी के करो, कंक्लूजन क्या निकलेगा, सेम, तो उसमें कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं, जनरली मैं बोलता हूँ कि भाई ये वेलोसिटी v1 है, अगर ये एंगल θ1 है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v1 cos θ1, ठीक है, क्योंकि इससे एंगल बन रहा है, और जिस एक्सिस से एंगल बनता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है, कॉस, और ऐसे ही जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, v1 sin θ1। ये क्या बन गया मेरे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और ऐसे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ये कितने बन जाएंगे, v2 इससे एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है, θ2, जिससे एंगल बना रहा है वो कौन सा हो जाएगा, कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, v2 cos θ2, और वर्टिकल क्या हो जाएगा, v2 sin θ2। ये क्या बन गया मेरे वर्टिकल कंपोनेंट किसके, v2 के। अब ये तो बात हुई वेलोसिटी की, लेकिन अपन बात किसकी कर रहे हैं, मोमेंटम की। तो अब मोमेंटम मतलब क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो अपन को पता है, अगर मेरे को यहाँ पे मोमेंटम लिखना है तो मैं ओनली किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मास से, तो वो कंपोनेंट किसके हो जाएंगे, मोमेंटम के। कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। ये वेलोसिटी लिखी है, तुमने यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दिया m1 से तो ये पूरा क्या हो गया, मोमेंटम, तो ये कंपोनेंट किसका हो गया, मोमेंटम का, बस। और ऐसे अगर यहाँ पे भी मैं m1 लिख दूंगा तो ये कंपोनेंट जो पहले वेलोसिटी का था वो किसका हो जाएगा, मोमेंटम का। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, m2। तो ये जो कंप्लीट कंपोनेंट हो गया है क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम। कौन सा कंपोनेंट है ये, y कंपोनेंट।
ऐसे ही ये x कंपोनेंट और ये y कंपोनेंट। तो ये तो बात हो गई डायग्राम की। अब अपन को निकालना क्या है, वेलोसिटीज निकालनी होती है और जनरली यहाँ पे ये दो एंगल भी अपने पास अननोन है, तो अब अपन इक्वेशन कौन के काम में ले सकते हैं, तो अभी बात करिए दो इक्वेशन काम में ले सकते हैं, एक तो मोमेंटम की और एक काइनेटिक एनर्जी की। अब पहले बात करते हैं मोमेंटम की, लेकिन अब यहाँ पे देखो मोमेंटम की भी कौन से कितने एक्सिस हो गए, दो एक्सिस हो गए। पहले तो ओनली एक्स एक्सिस की बात होती थी, लेकिन अब तो एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है, तो मोमेंटम की भी कंजर्वेशन की कितनी इक्वेशन बनेगी, दो। तो पहले बात करते हैं अपन एक्स एक्सिस के लिए, तो पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फॉर एक्स एक्सिस या फिर मोमेंटम अराउंड एक्स एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम के। इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस का कितना है, इस m1 मास की बॉडी का कितना है, m1 मास इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी है u1 प्लस m2 मास की बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 0। तो प्लस 0 लिखो या मत लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो क्या हो गया, m1 u1 क्या हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा एक्स डायरेक्शन का, तो भाई फाइनल मोमेंटम के कितने कंपोनेंट जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, एक तो क्या जा रहा है m1 v1 cos θ1 और एक कितना जा रहा है m2 v2 cos θ2। ये दोनों किस में जा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, तो इन दोनों को क्या कर देंगे सबमिशन, क्योंकि इनिशियल किसके इक्वल होगा फाइनल के। तो फाइनल में टोटल कितना आ रहा है m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। ये मेरी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकल मोमेंटम की, क्योंकि मोमेंटम का जरूर रहेगा चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो अब बात करते हैं वर्टिकल। इनिशियल वर्टिकल मोमेंटम कितना है, तो अब इनिशियल मोमेंटम ओनली कौन सी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल तो है ही नहीं, अब वर्टिकल है ही नहीं मतलब उसका कंपोनेंट कितना हो गया 0। अब फाइनल मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन देखो ये वाला मोमेंटम किधर जा रहा है m1 v1 sin θ कहाँ जा रहा है अपवर्ड, और m2 v2 sin θ कहाँ जा रहा है डाउनवर्ड। तो टोटल कितना हो जाएगा, एक इनमें से एक को क्या कर दो माइनस। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2। ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन भी किसकी, मोमेंटम की। तो ये दोनों ओनली क्या है मोमेंटम। ये कौन सा मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सा मोमेंटम की इक्वेशन है वर्टिकल मोमेंटम। और अभी तक अपन निकाल क्या रहे, कौन सी इक्वेशन अपन अप्लाई करी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ पी मतलब वही मोमेंटम। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है हाफ का हाफ m1 मास की बॉडी है तो m1 और वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है u1 तो u1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सेकंड बॉडी तो रेस्ट पे है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। अब ऐसे ही बात करूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है वही हाफ। अब दोनों बॉडीज है मोशन में, m1 बॉडी भी मोशन में जा रही है, m2 बॉडी भी मोशन में जा रही है, तो कितना हो जाएगा हाफ मास फर्स्ट बॉडी का और उसकी वेलोसिटी कितनी है v1 तो v1 का स्क्वायर, और ऐसे ही हाफ सेकंड बॉडी क्या है m2 और उसकी वेलोसिटी कितनी है v2 तो v2 का स्क्वायर। अब ये v1 v2 क्या है, तो भाई इसमें जो वेलोसिटी है उसके दोनों कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, इसलिए अपने कंपोनेंट की टर्म्स में नहीं लिखा, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इक्वेशन कौन सी हो गई इक्वेशन नंबर 3। क्योंकि एनर्जी कोई भी जो क्वांटिटी होती है एनर्जी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, इसलिए अपन उसके कंपोनेंट नहीं करते। ठीक है, अब ये 3 इक्वेशन निकल गई। अब अपन को पता क्या क्या नहीं है वो एक बार बात करते हैं। तो एक तो अपन को वेलोसिटीज नहीं पता, तो अपन को एक तो क्या नहीं पता टू फाइंड नंबर 1 वेलोसिटीज नहीं पता v1 और v2 ये दोनों अपन को नहीं पता। और अपन को क्या नहीं पता कि भाई ये जो v1 और v2 m1 m2 मास की बॉडी जिस एंगल पे जा रही है वो एंगल भी मेरे को नहीं पता। तो ना तो मेरे को θ1 पता है ना फिर मेरे को θ2 पता है। तो सेकंड चीज मेरे को क्या नहीं पता θ1 और θ2, मतलब टोटल मेरे को जितनी क्वांटिटीज नहीं पता है वो कितनी है 4। और मेरे पास इक्वेशन कितनी है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 3।
1 2 3, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 3। अब टोटल क्वांटिटीज अननोन क्वांटिटीज 4 है और इक्वेशन 3 है, तो इक्वेशन क्या हो गई कम। इसका मतलब क्या तुम 3 इक्वेशन की हेल्प से ये चारों वेरिएबल निकाल सकते हो क्या अननोन क्वांटिटीज? नहीं, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं जितनी क्वांटिटीज निकालनी होती है उतनी अपन को क्या चाहिए होती है इक्वेशन। ये अपन पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में हमेशा से। तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई 4 चीजें नहीं पता और 3 इक्वेशन है तो चारों तो नहीं निकलेगी, तो कितनी निकलेगी 3 निकलेगी। इसका मतलब एक जो क्वांटिटी है इन चारों में से कोई भी एक क्वांटिटी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंटली निकालनी पड़ेगी या फिर जनरली न्यूमेरिकल के अंदर आपको गिवन होगी। जनरली न्यूमेरिकल के अंदर आपको गिवन होगी क्योंकि अपन को तो क्वेश्चन करना है, तो इनमें से एक क्वांटिटी वो क्वेश्चन में आपको दे देगा और रिमेनिंग 3 क्वांटिटीज आप निकाल सकते हो किनकी हेल्प से, इन 3 इक्वेशन की हेल्प से। इसके बाद क्या आता है, अपन ने डिफरेंट टाइप की क्या पढ़े, कोलिजन। अब कोलिजन जो है जनरली अपन ने सबसे पहले बात किसकी करी थी भाई, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसके बाद पे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर अपन बात करें तो न तो कोई परफेक्टली इलास्टिक होता है न कोई परफेक्टली इनइलास्टिक होता है। अब न तो दोनों ही नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जनरली जो हमारे कोलिजन होते हैं रियल लाइफ में वो कौन से होते हैं, इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में क्या है, मतलब जनरली इनइलास्टिक कोलिजन होगा। इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस भी होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है तो भाई वो जो कोलिजन हो रहा है बिफोर कोलिजन तो भाई दोनों जो बॉडीज थी बिल्कुल परफेक्ट थी। आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, इसका मतलब क्या है, अपन ने क्या देखा था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी वो किसके इक्वल थी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के। कब, जब परफेक्टली इलास्टिक था कि भाई जो अप्रोच की वेलोसिटी थी वो सेपरेशन की वेलोसिटीज थी बॉडी की। लेकिन रियल लाइफ के अंदर जब कॉलिजन्स होंगे उनमें क्या होगा कि भाई जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा किससे, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, लॉस। इसका मतलब हमेशा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम होगी किससे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से। तो इनका जो रेशियो है वो रेशियो अपन को क्या बताता है कि कितना परसेंटेज, कितनी डिग्री तक रेस्टिट्यूशन हुआ। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई कितनी रिस्टोरेशन हुई बॉडीज की कोलिजन के बाद में। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, वो जो डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, डिग्री ऑफ रिस्टोरेशन होता है आफ्टर कोलिजन, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको डिनोट करते हैं ई से। क्या होता है वो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, v2 माइनस v1, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होता है, u1 माइनस u2। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर v2 माइनस v1 नीचे u1 माइनस u2, तो और इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ v1 माइनस v2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। और अगर मैं ओनली मैग्नीट्यूड मोड वाइज अगर मैं बात करूं तो और इसको कैसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ v1 माइनस v2 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। ये जो सब रेशियो ये किसके होंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के। अब अपन को पता है कि जनरली अगर मैं बात करूं कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए अगर E की जो वैल्यू है, E की वैल्यू कितनी हो जाती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो अपन को पता है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होती है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की क्या होती है, इक्वल। मतलब अगर ऊपर और नीचे दोनों क्वांटिटीज इक्वल है तो E की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1। किसके लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू क्या आ जाती है, 1, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज क्या होती है, सेम। अब E की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। सेकंड अगर बात करें फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हो गया, रियल कोलिजन जो जनरली होते हैं, तो रियल कोलिजन के अंदर क्या होगा, E की वैल्यू, अब ये वैल्यू हमेशा कम होगी किससे, इससे। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है ये 1 से कम आएगा। अब 1 से कम तो कुछ भी हो सकता है, तो अब सबसे कम कितना हो सकता है, 0, और सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, 1। तो E की वैल्यू जो होती है वो क्या करती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है, किसके लिए, इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। ये इसमें क्या होता है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कितना होगा वो डिपेंड है E की वैल्यू कितनी है। अगर E की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, लॉस। थर्ड अगर अपन बात करें तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन,
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि बॉडी कोलाइड होने के बाद में आपस में क्या होगा, स्टिक, और आपस में अगर स्टिक हो गई तो उनके सेपरेशन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि बॉडीज ही क्या हो गई, स्टिक, और सेपरेशन की वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम। फोर्थ क्या आता है, सुपर इलास्टिक कोलिजन। सुपर इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, ई की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो ये क्या है अपना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये क्या बताता है कि भाई कितनी डिग्री रिस्टोरेशन हो रहा है किसका, आफ्टर कोलिजन, कि आफ्टर कोलिजन कितना रिस्टोरेशन होगा, कि भाई ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है कितनी होगी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के कंपैरिजन में। सबसे पहला क्या, परफेक्टली इलास्टिक, उसमें ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कंजर्व, जनरली क्या होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में। सेकंड, इनइलास्टिक कोलिजन, ये क्या होता है, रियल कोलिजन जो अपन देखते हैं जनरली व्हीकल्स का जो कोलिजन होता है। थर्ड क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो जाता है, मैक्सिमम, और ये जनरली कहाँ होता है, जैसे कोई शूटिंग है, कोई आपने बुलेट फायर करी किसके अंदर, वुड के अंदर, तो वो स्टिक हो गई। नेक्स्ट क्या है आपका सुपर इलास्टिक कोलिजन, इनमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। इसका एग्जांपल क्या होगा, जनरली एक्सप्लोजन्स जो होते हैं वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा कोलिजन के बारे में, और कोलिजन की कौन कौन सी डेरिवेशन अपन ने करी। सबसे पहले किसकी करी, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, और उसके बाद में थर्ड कौन सी करी, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, थैंक यू।